यस। गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए ऑडिबल है, विजिबल है? यस एवरीवन, देखो ऑडिबल है, विजिबल है। गुड मॉर्निंग। ओके। गुड मॉर्निंग प्रिया। ओके स्टूडेंट, तो ये अब आज की क्लास आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। सभी को गुड मॉर्निंग है। और यहाँ पर कमेंट ऑफ होगा आज से लास्ट के, मतलब कि जब भी क्लास एंड होगा 5 to 10 मिनट्स आपको दिया जाएगा डाउट्स के लिए, क्योंकि कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा बदतमीज़ हैं, इसीलिए उनकी वजह से जो होगा मैसेज जो चैट है वो ऑफ किया जाएगा, राइट। तो जिस भी स्टूडेंट को डाउट है वो लास्ट में आप पूछ लीजिएगा। और एक और चीज़ स्टूडेंट, जो स्टूडेंट जेन्युइनली बहुत अच्छा मतलब कि पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए मैं डाउट क्लास भी रखूँगी। ओके, ये होगा, राइट। डाउट क्लास भी होगा और चैट ऑफ होगा। मैं सिर्फ मैं बोलूँगी, आप सिर्फ शांति से सुनोगे, ठीक है। ओके, चलिए तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे और चैट मैं ऑफ कर रही हूँ। चलिए, तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं डाउट लूंगी। एक स्टूडेंट का डाउट आया था, मैम मुझे ना जीडीपी, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस ये दोबारा समझा दीजिए। तो मैं फिर से ये समझा रही हूँ। जिनको डाउट होगा, जिनको आता है एक बार रिवाइज कर लेंगे, जिनको फिर भी कोई डाउट होगा वो देख लेंगे, राइट। ये है सबसे पहले स्टूडेंट जिनका भी डाउट था वो जीडीपी के बारे में डाउट था। तो देखिए स्टूडेंट, जीडीपी क्या होता है? जी मतलब होता है ग्रॉस, ग्रॉस मतलब सकल, सकल मतलब टोटल, मतलब कुछ भी होगा हम एज अ एग्रीगेट टोटल हम उसको काउंट करेंगे, कुल करेंगे। कुल बोल सकते हो, सकल बोल सकते हो, कुल करेंगे। डी मतलब क्या होगा? इंडिया ले लेंगे, हम इंडिया की बात करेंगे। डी मीन्स क्या होता है? डोमेस्टिक होता है। मतलब हम ना जब भी डोमेस्टिक वर्ड होगा तो हम इंडिया की बात करेंगे, मतलब कि कुछ ना काम हो रहा होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो हो रही होंगी ना वो इंडिया में हो रही होंगी। पी मीन्स होता है प्रोडक्ट। फिर से याद रखिएगा, पी कभी भी प्रोडक्शन नहीं होगा, सिर्फ प्रोडक्ट होगा, उत्पाद होगा। मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज, गुड भी होगा और सर्विसेज दोनों होंगे, राइट। ये ध्यान रखिएगा। तो सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है? जीडीपी। मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझे ना स्टूडेंट, तो हमारी नॉट पॉलिटिकल बाउंड्री, क्योंकि हम जब भी इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो हम पॉलिटिकल बाउंड्रीज की बात नहीं करते हैं, हम जोग्राफिकल या बोल देते हैं, इकोनॉमिक बोल देते हैं, या डोमेस्टिक टेरिटरीज बोल देते हैं। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम पॉलिटिकल बाउंड्री से बियॉन्ड बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड करते हैं, जो कि मैं अभी आपको नहीं करा रही हूँ। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ब्रॉड में नहीं पढ़ना है, राइट। ये आपको पता होना चाहिए। तो डी मीन्स डोमेस्टिक हो रहा होगा, मतलब इंडिया में ना जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही होंगी, उसकी मॉनेटरी वैल्यू को ही हम क्या बोलेंगे? जीडीपी। मतलब इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो इंडिया में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे होंगे उसी को हम जीडीपी बोलते हैं। और अगर हमारा जीडीपी इंक्रीज होगा तो इंडिया के लिए अच्छा है, क्योंकि हमारे इंडिया में उत्पादन बहुत अच्छा हो रहा है, हम पैसा ज़्यादा कमा रहे हैं, तो ये जीडीपी है। मतलब कोई भी कंट्री की अगर हमें वृद्धि देखनी है कि बहुत ज़्यादा वो वृद्धि कर रहा है, तो उसके लिए ना इकोनॉमिक्स में जीडीपी लाया गया है, सिंपल लैंग्वेज में स्टूडेंट, ठीक है। तो जितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहेंगे उसकी मनी वैल्यू को ही जीडीपी बोलते हैं। फिर एक और डाउट था स्टूडेंट की, मैम एक बार फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस भी बता दीजिए। बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है। जिनको भी कंफ्यूजन होगा यहाँ पर प्लीज सुन लीजिएगा। अब देखो, एक प्रोड्यूसर है, उत्पादन करता है, प्रोड्यूसर मतलब जो उत्पाद करता है, ठीक है। तो प्रोड्यूसर क्या कर रहा है? मान लो कि एक पार्ले जी बना रहा है, तो वो प्रोड्यूसर, लेट्स सपोज ए प्रोड्यूसर है, वो ना पार्ले जी बना रहा है। अब वो बना रहा है तो उसको कुछ कॉस्ट लगेगा, और कॉस्ट क्या लग सकता है? फैक्टर कॉस्ट लग सकता है स्टूडेंट। फैक्टर मतलब एक गुड्स को बनाने में क्या क्या उसको फैक्टर कॉस्ट लग रहा है, मतलब पार्ले जी बनाने में उसको क्या क्या लग रहा है। तो हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और मैंने आपको बताया था फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? लैंड होता है, लेबर होता है, एंटरप्रेन्योर होता है, और क्या होता है? कैपिटल। ये 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है, हमने समझ लिया था। तो एक पार्ले जी बनाने में एक प्रोड्यूसर को कितना फैक्टर कॉस्ट लग रहा है उसको बोलेंगे हम फैक्टर कॉस्ट। क्या बोलेंगे? फैक्टर कॉस्ट बोलेंगे, ठीक है। कॉस्ट मतलब कि उसको क्या लगा है? कॉस्ट लगा है। फिर इस पर ना सरकार सब्सिडी दे देती है, इस पर सब्सिडी दे देती है। तो यहाँ पर मैं आपको लिख देती हूँ, फैक्टर कॉस्ट में बच्चे क्या होता है? हमें इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करना होता है, प्लस
क्या होगा, सब्सिडी होगा, यहाँ पर सब्सिडी सरकार दे देती है। तो बोलोगे मैम इनडायरेक्ट टैक्स यहाँ पर क्यों नहीं ऐड किया, तो जब कोई सामान बन रहा होता है ना, तो हम उस वहाँ पर हम पहले इनडायरेक्ट टैक्स को नहीं लगाते। इनडायरेक्ट टैक्स ऑलवेज कोई सामान मार्केट में आ जाता है, बाजार में आ जाता है, तभी लगाते हैं। लेकिन जो बन रही होती है ना सामान, वो उसका कॉस्ट, उसका जो मूल्य है वो कम हो जाए, इसीलिए सरकार जो है उस पर ना फैक्टर कॉस्ट वो सब्सिडी देती है। उस पर क्या देती है स्टूडेंट, सब्सिडी देती है। तो फैक्टर कॉस्ट में माइनस इनडायरेक्ट टैक्स होगा और इसमें सब्सिडी होगा। अब वो पार्ले जी बन गया है, एक प्रोड्यूसर ने बना दिया, उसने लैंड लेबर कैपिटल का कॉस्ट लगा दिया, अब वो मार्केट में आ गया है। मार्केट में आ गया है, लेट सपोज मार्केट में आ गया, तो वो मार्केट प्राइस पर है। नॉर्मली मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया है, अगर कोई भी आपसे पूछे कि ये 100 रुपए की चीज है, इस पे ना 10 रुपए आप टैक्स दे दो, तो आप बोलोगे ना कि ऑलरेडी जो एमआरपी है उसमें टैक्स लगा होता है। तो यस स्टूडेंट, उस पर टैक्स लगा होता है, तो हम क्या कर देंगे, प्लस इनडायरेक्ट टैक्स करेंगे, माइनस सब्सिडी करेंगे। क्योंकि ये जब सामान पार्ले जी आया है उसमें ऑलरेडी फैक्टर कॉस्ट है, उसमें ऑलरेडी सब्सिडी है, तो डबल अब सब्सिडी करोगे तो क्या हो जाएगी, डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए तो ऑलवेज मार्केट प्राइस में माइनस सब्सिडी होता है। और क्योंकि उसमें इनडायरेक्ट टैक्स याद रखना, इसको मैं आपको करवाऊंगी भी, जीएसटी होता है स्टूडेंट, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ओके, ये होता है। तो इसमें प्लस होगा क्या, इनडायरेक्ट टैक्स, माइनस क्या होंगे, सब्सिडी, और फैक्टर कॉस्ट में क्या होगा, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। होप आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा, जिनका डाउट है उनको भी समझ आ गया होगा। ऐसे समझना, पार्ले जी एक प्रोड्यूसर बना रहा था, उसको फैक्टर कॉस्ट लगा, उस पर सरकार ने उसको सब्सिडी दी। जब पार्ले जी मार्केट में आ गया तो उस पर इनडायरेक्ट टैक्स भी सरकार लगा देती है, जीएसटी लगाती है ना, तो वो क्या हो जाएगा, मार्केट प्राइस होगा। सिंपल है, ठीक है। इसको फॉर्मूला इन्होंने दे दिया था, फॉर्मूला आपको याद करना है, बस ये ऑलवेज ये चीज याद रखना है, आपको फॉर्मूला ही पूछा जाएगा। अब चलिए हम देखते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले ना जितना भी मैंने आपको टर्म्स बताए हैं उसके मैं आपको ना वो बता देती हूँ। नमस्ते सभी को, नमस्ते है स्टूडेंट, ठीक है। मैं उसका क्या बता देती हूँ, आपको फॉर्मूला बता देती हूँ, आराम से सुनो और कॉपी पर लिख लो। जो मैं आपको क्लास में करा रही हूँ उतना भी इकोनॉमिक्स आप कर लेते हो, आपके लिए सफिशिएंट है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लेना स्टूडेंट। तो जल्दी से एक बार क्विक हम रिवाइज कर लेते हैं। तो देखो, हम जीडीपी को मीन सकल घरेलू उत्पाद को, और स्टूडेंट इसको ना इंग्लिश में ही करना होता है, फॉर्मूला को ऑलवेज इंग्लिश में ही करना, क्योंकि आपको इंग्लिश में ही फॉर्मूला देते हैं, ठीक है। तो जीडीपी क्या होगा, अरे कोई भी हम कंजम्पशन कर रहे हैं, कोई भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कोई भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रहा है, और एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, ठीक है, ये है। तो इन सबको हम प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, सकल घरेलू उत्पाद। और ये सकल घरेलू उत्पाद का फॉर्मूला होता है, राइट। जो खा रहा है, कोई बना रहा है, फिर क्या कर रहा है, सरकार भी एक्सपेंडिचर कर रही है, और बाहर से भी हमारे पास फॉरेन रिजर्व्स आ रहा है, लेकिन जो हम भेज रहे हैं, बाहर भेज रहे हैं, उसको माइनस कर देते हैं, क्योंकि हमारा वो इनकम है नहीं, तो माइनस कर दो। और याद रखना ये x माइनस एम ना ब्रैकेट में होगा। कभी कभी एग्जामिनर को भी नहीं समझ आती इकोनॉमिक्स, तो वो ना क्या करता है कि ये बिना ब्रैकेट के भी दे देता है ऑप्शन, लेकिन ऑलवेज प्रेफर करना स्टूडेंट ये ब्रैकेट में, क्योंकि जो m होगा, m क्या होता है, इंपोर्ट होता है, वो माइनस हो रहा है एक्सपोर्ट से, सबसे नहीं हो रहा है, तो ब्रैकेट में ही होगा। और जो ब्रैकेट वाला होगा उसी को आपने क्या करना है, ऑप्शन को टिक करना है। अब हमारे पास जीडीपी हो गया है, अब हम क्या कर देंगे, एनडीपी, ये शुद्ध घरेलू उत्पाद होगा, राइट। ये P है, ये P है, ये D है, ये D है, मीन्स कुछ ना ग्रॉस और N में डिफरेंस होगा। तो ग्रॉस क्या है, टोटल है, और N मतलब कोई चीज डिडक्ट करके, मतलब नेट जो होता है इकोनॉमिक्स में, जो शुद्ध बोल रहे हो उसको माइनस करके आता है। तो हम क्या करेंगे, ये जीडीपी जो हमारे पास पैसा आया उसमें से ना डेप्रिसिएशन कर देंगे। डेप्रिसिएशन क्या था, वही जो मैंने आपको बताया था, मूल्यह्रास। मूल्यह्रास किसकी स्टूडेंट, पूंजीगत वस्तु की, मीन्स कैपिटल गुड्स की, राइट। कैपिटल गुड्स की क्या होगी, मूल्यह्रास होगी, राइट, ये है। फिर आ जाता है जीएनपी। अब आपके दिमाग में, माइंड में आना चाहिए, मैम मैं ना अब इंडिया में नहीं रहना चाहता हूँ, मैं बाहर जाना चाहता हूँ, और बाहर से पैसा कमा के अपने मम्मी पापा को भेजना चाहता हूँ। तो वो पैसा हमारे भारत में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको आपको कैलकुलेट करना चाहिए। तो अब हम जीडीपी में तो नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारे डोमेस्टिक बाउंड्रीज में नहीं आ रहा है स्टूडेंट। तो एक काम करते हैं, हम नेशनल में कर देते हैं। अब क्या है,
कि हमारा जो सिटीजन है वो बाहर गया है, मतलब हम इररिस्पेक्टिव ऑफ, मतलब कि हम डोमेस्टिक बाउंड्री के अलावा पूरे वर्ल्ड को ले लेते हैं, तो बिल्कुल ही वर्ल्ड को ले लेते हैं। जब वर्ल्ड की बात करते हैं ना तो हम राष्ट्रीय वर्ड यूज करते हैं, राइट, घरेलू वर्ड नहीं करते। एक तो अपने घर में काम कर रहे हैं तो घरेलू हो गया, बाहर भी बात करेंगे तो नेशनल हो जाएगा। चीजों को ना बिल्कुल समझ के करो स्टूडेंट, इकोनॉमिक्स में बहुत इंटरेस्टिंग है अगर आप डेली लाइफ से इसको रिलेट करोगे, राइट, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो क्या होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, अब इसमें क्या कर देंगे हम जीडीपी में, मतलब जो हम अपने अपने घर में मीन्स घरेलू में कमा रहे हैं वो तो है, लेकिन बाहर से भी हमारे पास पैसा आ रहा है, कहाँ से, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। तो जो फॉरेनर है स्टूडेंट, जो फॉरेनर हमारे कंट्री में है उसको तो हमें माइनस करना होगा, क्योंकि जीडीपी में तो वो भी इंक्लूडेड है ना, फॉरेनर भी इंक्लूडेड था, तो उसको हमें माइनस करना होगा, लेकिन जो हमारा सिटीजन बाहर गया उसको प्लस करना होगा। तो नेट, ऑलवेज ये नेट होता है, नेट फैक्टर कोई काम कर रहा होगा, इनकम फ्रॉम एब्रॉड मतलब कि बाहर से वो कमा के लेके आ रहा होगा, लेकिन जो हमारे कंट्री में फॉरेनर, जो हमारे इंडिया में फॉरेनर है उसको हम माइनस कर देंगे, तो फ्रॉम -2 कर देंगे, मतलब पैसा आ रहा है कर लो, उसको ऐड कर लो, जो पैसा जा रहा है माइनस कर दो, सिंपल है, ठीक है। फिर आ जाता है एनएनपी। एनएनपी क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, राइट, ये होगा। तो अब क्या करेंगे हम, मतलब कि जीएनपी में क्या माइनस कर देंगे, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या, मूल्यह्रास ऑफ कैपिटल गुड। अब ऐसा तो नहीं है स्टूडेंट, जो हम बोलोगे, अब बहुत स्टूडेंट को ना डाउट होगी कि मैम हम ना डेप्रिसिएशन को क्यों माइनस कर रहे हैं। तो स्टूडेंट जो इनकम आ रहा है उसको अपने पास रखना है, लेकिन कुछ खर्चा भी तो हो रहा है, उस मशीनरी अगर आपको अर्न करके दे रहा है तो मशीनरी को भी तो रिपेयर चाहिए, उस पर भी तो खर्चा होता है, और वो खर्चा हो गया तो वो आपका आय नहीं होगा, इसीलिए हम माइनस कर देते हैं, ठीक है, ये है। तो ये जीडीपी हो गया, एनडीपी हो गया, जीएनपी हो गया, एनएनपी हो गया। अब क्या हो गया है फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट में मार्केट प्राइस में हम माइनस इनडायरेक्ट टैक्स करते हैं प्लस सब्सिडी करते हैं। फॉर्मूला है स्टूडेंट, सब्सिडी होता है, सब्सिडी पता है ना, जो सरकार देती है वही सब्सिडी, ठीक है। मार्केट प्राइस मतलब कि एक सामान ना मार्केट पे आ गया है तो इसको क्या कर देंगे, फैक्टर कॉस्ट में प्लस इनडायरेक्ट टैक्स कर देंगे और माइनस सब्सिडी कर देंगे, बस सिंपल है। समझ आ रहा है स्टूडेंट। अब हमें ये सब मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि आपको क्वेश्चन आ सकता है कि आप ये बताइए कि इंडिया की जीडीपी किस पर कैलकुलेट होती है। प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड स्टूडेंट, बहुत मायने है। इंडिया की जीडीपी स्टूडेंट, जीडीपी एट मार्केट प्राइस पर कैलकुलेट होती है ना, ये याद रखना है। फिर आपसे पूछा जाएगा नेशनल इनकम को हम किससे डिनोट करते हैं, डिनोट करते हैं स्टूडेंट, तो डिनोट करते हैं एनएनपी, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी क्या होता है, शुद्ध राष्ट्रीय आय, और इसको इंग्लिश में बोले तो नेट नेशनल प्रोडक्ट। सिंपल है, ये सब आपको टिप्स पर याद होना चाहिए, आपको एग्जामिनर यहीं से पूछा जाएगा, ये ना पूछे लेकिन ये तो आपको पूछेगा, और इसको आपको आने के लिए ये भी आना चाहिए, इसीलिए मैंने आपको बताया। फिर हमने आपको पढ़ाया कि जीडीपी ना रियल पर भी कैलकुलेट होता है, मतलब वास्तविक भी होता है और नाम मात्र भी होता है। तो जीडीपी मतलब कि वही फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है, वो रियल भी हो सकता है, रियल मतलब कि असली वाला, ओके, ये है। लेकिन एक होगा नॉमिनल, मतलब नाम मात्र, ऐसे रिलेट करके याद करो, नॉमिनल, नॉमिनल, ठीक है, नॉमिनल हो सकता है। तो जीडीपी जब कैलकुलेट हो रहा है किसी करंट बेस ईयर, सॉरी कांस्टेंट बेस ईयर प्राइस, माफ कीजिएगा करंट नहीं होगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब कोई आधार वर्ष होगा जो कि हमने डिसाइड किया है, और वो चेंज भी होता है स्टूडेंट, ठीक है, वो चेंज भी होता है। तो रियल ना किस पर होता है, कांस्टेंट, कांस्टेंट या बेस ईयर प्राइस, बेस ईयर प्राइस है ना, ईयर प्राइस, प्राइस मीन्स मूल्य, और मूल्य इकोनॉमी में होती है, इन्फ्लेशन को डिनोट करता है, ठीक है। तो इसमें इन्फ्लेशन जो होता है वो माइनस होता है, एक्सक्लूड, मतलब कि हम इसमें प्राइस को, मूल्य को, किसी वस्तु की जो मूल्य होगी उसको हम कांस्टेंट करके फिर देखते हैं कि हमारे भारत में, हम भारत का एग्जाम्पल लेके चलेंगे, ठीक है, हमारे भारत में कितना क्या हो रहा है, क्वांटिटी,
प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब कि एक्चुअल में हम क्वांटिटी गुड्स कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये नहीं कि वो कितना महंगा हो रहा है, ठीक है। तो रियल है, और रियल जीडीपी जो होगा वो कांस्टेंट बेस ईयर प्राइस, और हमारा बेस ईयर क्या चल रहा है 11-12, और आज मैं सब बेस ईयर आपको करवा दूंगी, ठीक है, जितने भी हैं और जो चेंज होने वाला है ये भी मैं आपको कराऊंगी। नॉमिनल जीडीपी क्या होगा स्टूडेंट, जब हम करंट का यहाँ पर क्या मतलब होता है, करंट ईयर प्राइस। करंट मतलब जो अभी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, और अभी कौन सा चल रहा है तो बोलोगे 26 और 27, बजट आ गया, बजट में आपने देखा होगा किस साल का बजट आया, 26 और 27 का हो, तो ये स्टूडेंट वो करंट क्या हो जाएगा ईयर प्राइस पर। इसमें इन्फ्लेशन क्या होगा, प्लस होगा, इन्फ्लेशन जो होगा प्लस होगा, क्योंकि यहाँ पर हम प्राइस को कांस्टेंट नहीं करते हैं, तो इसको भी हमने फॉर्मूला। अब इकोनॉमी में क्या होगा स्टूडेंट, एक कोई भी गुड्स की हमें देखते हैं कि कितने मूल्य पर कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस हो गया है, तो उसको हम P इंटू क्यू कर देते हैं। P स्टैंड फॉर मूल्य मीन्स प्राइस, और Q स्टैंड फॉर क्वांटिटी मतलब कि कितना वो प्रोड्यूस हो रहा है, तो P इंटू क्यू होगा, ये P इंटू क्यू होगा। और यहाँ प्राइस को अगर हमें कांस्टेंट करना हो तो हम मैथ्स में बार लगा देते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ लगाया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर P इंटू क्यू मतलब यहाँ प्राइस इंक्रीज डिक्रीज को भी देखेंगे और क्वांटिटी भी इंक्रीज डिक्रीज को देखेंगे, ठीक है, ये होता है। लेकिन यहाँ हम ना प्राइस को देखते ही नहीं, उसको हम कांस्टेंट करते हैं, हम सिर्फ उत्पादन देखते हैं कि हमारे भारत में कितना उत्पादन हुआ है, ठीक है। तो और कुछ ना पूछे, आपको ये जरूर पूछा जाएगा रियल जीडीपी कहाँ पर किस पर कैलकुलेट होता है, ये ध्यान रखिएगा, और नॉमिनल जीडीपी किस पर कैलकुलेट होता है। और सवाल ये पूछा जा सकता है कि भाई कौन सा हमारा इंडिकेटर अच्छा है, जीडीपी अच्छा है, नॉमिनल जीडीपी अच्छा है, सकल घरेलू उत्पाद अच्छा है, नाम मात्र सकल घरेलू उत्पाद अच्छा है, या वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद है। तो आंसर क्या होगा स्टूडेंट, तो यस बिल्कुल ही आंसर क्या होगा, यहाँ पर लिख देते हैं लाल कलर से, आंसर हो जाएगा वेलफेयर। वेलफेयर मतलब अच्छा, अच्छा क्या होगा, रियल जीडीपी। क्या होगा, रियल जीडीपी, लिख लीजिएगा इसको हाईलाइट करके। ये पूछा जा सकता है आपसे कि रियल जीडीपी ना, किसी भी कंट्री की वेलफेयर को देखना है तो रियल जीडीपी बहुत अच्छा होता है, ठीक है। क्यों अच्छा होता है, तो आंसर दे सकते हो क्योंकि हम इसमें इन्फ्लेशन महंगाई को माइनस करके कैलकुलेट करते हैं, इसीलिए, राइट। ये है, यहाँ पर हो गया रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी। एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ, देखो अगर भारत इंडिया में मतलब कि या हमारी इकोनॉमी में, इंडिया में इकोनॉमी में, अगर इंडिया या इकोनॉमी लिख दो, इंडियन इकोनॉमी भी बोल सकते हो, अगर महंगाई है स्टूडेंट, इन्फ्लेशन है, जैसे अभी आजकल चल रहा था ना, वो आप सुन रहे होगे न्यूज़ में, इन्फ्लेशन बहुत चल रहा है, बहुत चल रहा है, तो ये स्टूडेंट महंगाई होता है। तो इन्फ्लेशन चल रहा होता है, तो जो नॉमिनल जीडीपी होगा, नॉमिनल शॉर्ट में लिख देते हैं, वो ग्रेटर देन होगा रियल जीडीपी। रियल जीडीपी क्यों होगा, अब आपके दिमाग में ये आज बात आएगी कि मैम ये क्यों होगा, क्योंकि महंगाई है स्टूडेंट, महंगाई मीन्स प्राइस बढ़ रहा है, और अगर प्राइस बढ़ रहा है तो हमारा जो नाम मात्र सकल घरेलू उत्पाद था ना, वो महंगा मतलब बढ़ के आएगा, और रियल जीडीपी जो है वो उसके कम आएगा। रियल जीडीपी ऑलवेज कम होता है नॉमिनल जीडीपी। लेट सपोज अगर हमारा 8% से हमारे जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद इंक्रीज हो रहा है, तो आपको 16% से देखा जाएगा। क्यों स्टूडेंट, क्योंकि इसमें प्राइस भी इंक्लूडेड होता है। मान लो कि महंगाई हो रहा है, मुद्रास्फीति हो रही है, तो इन्फ्लेशन है, तो नॉमिनल जीडीपी बढ़ के आ रहा है। दूसरा केस भी ले लेते हैं, केस नंबर 1 ये हो सकता है, और केस नंबर 2 ये हो सकता है। केस नंबर 2 हमारा ये हो सकता है, मीन्स डिफ्लेशन। और डिफ्लेशन अब क्या होता है, जब इकोनॉमी मंदी में चलती है, मंदी क्या, कोविड-19 के दौरान क्या था, मंदी चल रही थी ना, तो वही है डिफ्लेशन। तो इस दौरान क्या हो जाएगा, जो रियल जीडीपी होगा ना वो आपका बढ़ के आएगा, क्योंकि प्राइस कम हो रहा है, और प्राइस कम हो रहा होगा तो नॉमिनल जीडीपी भी कम के आएगा। सारा खेल यहाँ पर प्राइस का है स्टूडेंट, प्राइस इंक्रीज डिक्रीज होगा तो नॉमिनल, जो हमारा नॉमिनल जीडीपी है वो बढ़ के आएगा, ये ध्यान रखिएगा। अब बोलोगे मैम इकोनॉमी ना स्टेबल है, ना ही इन्फ्लेशन है, ना ही महंगाई है, ना ही डिफ्लेशन है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इन केस अगर कुछ भी नहीं है इकोनॉमी में, ना ही इन्फ्लेशन है ना ही डिफ्लेशन है, तो बराबर होगा, क्या होगा स्टूडेंट, बराबर होगा। जो आपका रियल जीडीपी मीन्स जो वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद है, वो बराबर होगा नॉमिनल जीडीपी। सिंपल है, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। ये है, तो ये सब मैंने आपको करवा दिया था। अब हम पर कैपिटा इनकम करेंगे,
ठीक है। पर कैपिटा इनकम को फिर से मैं आपको बताऊंगी क्या है, ये सब हमने आपको बता दिया था। ठीक है, ये भी ध्यान रखना स्टूडेंट कि जो कंज्यूमर है, जो जो खाता है, उपभोग करता है, उसका काम क्या होता है, प्रोड्यूसर का क्या काम होता है, सरकार का काम क्या होता है, टैक्स लगाना है, बजट बनाना है, ये सब सरकार का काम होता है। ठीक है, ये है। क्या सरकार नौकरी देता है? तो बिल्कुल देता है, तभी तो आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो। तो ठीक है, बिल्कुल रियल लाइफ से इसको रिलेट करके पढ़ोगे तो इकोनॉमिक्स बहुत सरल है, बहुत आसान है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, क्लास को हम बढ़ाते हुए अब हम क्या कर देंगे, ये फॉर्मूला है, इन सबको याद कर लीजिएगा। फैक्टर मार्केट प्राइस माइनस, हमेशा इनडायरेक्ट टैक्स माइनस होता है क्योंकि वो फैक्ट्री है ना। फैक्टर मतलब फैक्ट्री में है, अभी बन रहा है, उस पर सरकार कभी टैक्स नहीं लगाएंगी। जब फैक्ट्री से बाहर आ जाता है तब सरकार टैक्स लगाती है, जिनका डाउट होगा। ठीक है, यहाँ पर भी हमने लिख दिया है, हिंदी इंग्लिश सब में आएगा तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा। फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, ये हो गया है। अब जीवीए क्या होता है? यहाँ पर सकल मूल्य वर्धन, मतलब हमें सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्टर की ग्रोथ कर देखनी है तो उसका भी कुछ होना चाहिए ना मेजर करने के लिए, तो हमने जीवीए कर दिया है। जब भी आप बजट पढ़ोगे, सर्वे पढ़ोगे, जब भी हिमाचल बजट सर्वे करोगे तो वहां पर अगर एग्रीकल्चर का, प्राइमरी सेक्टर का ग्रोथ दिखाया जाएगा ना तो वहाँ जीडीपी नहीं लिखा होगा, देख लेना स्टूडेंट, वहाँ जीबीए लिखा होगा। और जब तक ये सारे टर्म्स आपको नहीं समझ आएंगे तो आप भूल जाओ कि आप बजट और सर्वे को डिकोड कर पाओगे। ओके, ये बहुत मायने रखता है ये सारी चीजें। चलिए, पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम को अब मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। पर कैपिटा इनकम अब होता क्या था स्टूडेंट कि जो सकल घरेलू उत्पाद है जो कि मार्केट प्राइस पर कैलकुलेट होता है, उस पर अगर 2%, अगर कोई दो लोग मतलब अडानी अंबानी भी अगर टैक्स पे करेंगे ना तो हमारा जीडीपी बढ़ के आएगा रे, क्योंकि वो तो एग्रीगेट देखता है ना, वो पर्टिकुलर लोगों को नहीं देखता है ना। जीडीपी में क्या था? सकल घरेलू उत्पाद, मतलब ये टोटलिटी बताता है, कुल करके बताता है। तो अगर अडानी अंबानी ना टैक्स देंगे तो हमारा जीडीपी बढ़ के आता है और हमें लगेगा वाह, हम तो देश में बहुत विकास वृद्धि कर रहे हैं, विकास में वृद्धि कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़ के आता है, हम ना बहुत ज़्यादा वृद्धि कर रहे हैं और आप भी खुश हो जाओगे, सरकार भी आपको बेवकूफ़ बना देंगी कि अच्छा हमने तो बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है, अगर कोई भी सरकार बोलता है ना हमारा जीडीपी बढ़ के आ रहा है, और खास करके याद रखना नॉमिनल जीडीपी बढ़ के आ रहा है ना, तो उससे पूछना आप ये बताइए आपने पर कैपिटा इनकम कितना किया है। आपने आपके जो भी जो टाइम था आपकी जब सरकार थी तो आपने पर कैपिटा इनकम को कितना इम्प्रूव किया। क्यों स्टूडेंट? ये प्रति व्यक्ति आय बताता है, ये हर हाउस होल्ड, हर जो घरेलू क्षेत्र है उसका इनकम हमें दिखा के बताता है, जिसके लिए एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला कैसे है? टोटल पॉपुलेशन से नेशनल इनकम को आप डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा? पर कैपिटा इनकम, मतलब कि मैंने उल्टा बोल दिया, नेशनल इनकम से टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड कर दो, ये चीज है। अब इसका फॉर्मूला ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं होना है, हो सकते हो क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हो तो हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाओ स्टूडेंट, राइट। ये है, तो दोनों बता देते हैं। प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय, अब बोलेंगे कि सबसे अच्छा कौन सा होता है? हाँ जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट, पर कैपिटा इनकम जो होता है, प्रति व्यक्ति आय होता है, वो सबसे अच्छा होता है। बोलोगे जीडीपी से अच्छा? तो यस, बिल्कुल जीडीपी से अच्छा होता है। क्या रियल जीडीपी से भी अच्छा? तो बिल्कुल अच्छा होता है। प्रति व्यक्ति आय सबसे अच्छा होता है। तो अगर ऑप्शन में पूछा जाए बेस्ट कैलकुलेटिव जो है मेजर वो कौन सा है, अगर किसी भी देश की हमें ग्रोथ मीन्स वृद्धि को देखना है तो सबसे अच्छा मेजर क्या है? पर कैपिटा इनकम। अब बोलोगे मैम ऑप्शन में नहीं होगा, तो ऑप्शन में रियल जीडीपी होगा, रियल जीडीपी को टिक कर देना। ठीक है, ये है। तो प्रति व्यक्ति आय का फॉर्मूला हमने बना दिया है टोटल पॉपुलेशन, जो सेंसस के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन आता है वो, प्लस जो नेशनल इनकम होता है। नेशनल इनकम मैंने आपको बताया क्या होता है, जल्दी से याद करो। नेशनल इनकम को हम डिनोट करते हैं एनएनपी, एट फैक्टर कॉस्ट, मतलब शुद्ध
राष्ट्रीय उत्पाद। ओके, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट टोटल पॉपुलेशन, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। अगर ऑप्शन में ये हो तो इसको टिक कर देना, ऑप्शन में ये हो तो इसको टिक कर देना। और पर कैपिटा इनकम को हम एवरेज भी बोलते हैं, याद रखिए, क्योंकि इकोनॉमी में जो एवरेज होता है वो आपको पर यूनिट बताता है। एवरेज मीन्स होता है पर यूनिट, पर यूनिट क्या क्या चीजें हो रही हैं, ठीक है, तो ये है। और ये बेस्ट मेजर होता है। अगर किसी भी देश, समझिएगा स्टूडेंट, कभी किसी भी देश की वृद्धि को देखना है तो हमें पर कैपिटा इनकम अच्छा है। अगर कोई भी सरकार आता है और आपसे बोलता है कि हमने जीडीपी बहुत बढ़ा दिया है, हमने नॉमिनल जीडीपी बहुत बढ़ा दिया है, तो आप पूछ लेना, क्योंकि अब आपको पता है इन सारे टर्म्स के मतलब पता है कि पर कैपिटा इनकम सबसे अच्छा होता है। उनसे पूछना आपने क्या पर कैपिटा इनकम इंक्रीज किया है, ये है। अब क्यों अच्छा होता है, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्यों अच्छा है। चलिए इसके ना एडवांटेज या बेनिफिट कुछ भी हो, आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय क्यों अच्छा है, ये चलिए देखते हैं, ठीक है। तो देखो, पहली बात स्टूडेंट, जो पर कैपिटा इनकम है वो किसी की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बताता है, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब कि हर एक हाउस होल्ड की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हमारे देश में जितने भी लोग रह रहे हैं उनका रहन सहन क्या है वो बताता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। क्या बताता है, पर कैपिटा। बोलोगे मैम रियल जीडीपी नहीं बताएगा, नहीं, ये अडानी अंबानी की ही पर कैपिटा इनकम बताएगा, राइट, ये है। इकोनॉमिक कंपैरिजन, कंपैरिजन मतलब कि आप ना कंपैरिजन कर रहे हो कि यूएसए से हम कितना, हमारे पास आय बढ़ के है, या पाकिस्तान से हम कितना कंपैरिजन कर सकते हैं, नेपाल से कर सकते हैं। तो पर कैपिटा इनकम ना कंपैरिजन, तुलना भी बताता है बिटवीन द कंट्री, बिटवीन द रीजन। आप हिमाचल के पंजाब से, पंजाब को हिमाचल से, या हरियाणा को हिमाचल से क्या कर सकते हो, डिनोट कर सकते हो। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, जब आप यूनियन बजट करेंगे, यूनियन सर्वे करेंगे, तो वो ओवरऑल कंट्री की आपको पर कैपिटा इनकम बताएगा, हाउस होल्ड क्षेत्र की प्रति व्यक्ति आय बताएगा। लेकिन जब आप हिमाचल के स्टेट, जिसको बोलते हैं ना स्टेट बजट या सर्वे करोगे, तो उस स्टेट के मीन्स हिमाचल के आपको पर कैपिटा इनकम बताएगा कि हिमाचल में रहने वाले सभी जो एक हाउस होल्ड है, घरेलू क्षेत्र हैं, उनकी प्रति व्यक्ति आय क्या है, ठीक है। तो ये चेंज हो जाता है, वहां पर आपने यूनियन लेवल पर सोचना है, एक भारतीय लेके सोचना है। और जब आप स्टेट का बजट और सर्वे करोगे तो स्टेट के पर्सपेक्टिव से सोचना है, ठीक है, ये है। ये प्लानिंग के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्लानिंग मतलब योजना। योजना क्या है स्टूडेंट, जो हम 5 ईयर प्लान पढ़ते हैं, जो नीति आयोग अभी है वही वाला। तो जब आपकी प्रति व्यक्ति आय मान लो कि नहीं अच्छा है ना, अच्छा नहीं है, तो आप उसके अकॉर्डिंग योजना बना सकते हो, आपके उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग कर सकते हो, उसी के अकॉर्डिंग आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इसीलिए इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए भी पर कैपिटा इनकम सही होता है। एड एलोकेशन, सहायता दे सकते हो। मान लीजिए कि केरला बहुत अच्छा कर रहा है, बिहार अच्छा नहीं कर रहा है, तो हमें बिहार को भी तो ऊपर लेके आना है, तो हम बिहार को ज़्यादा फंड दे देंगे और केरला को देंगे, लेकिन कि जिस पर बिल्कुल ही, जो बिल्कुल पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, वर्नेएबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, हम उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि हमें इक्वालिटी, इक्विटी पर फोकस करना है ना, इसीलिए। तो हम एड एलोकेशन, एड का मतलब सहायता दे देना स्टूडेंट, वो होता है, समझ रहे हो, ये है। फिर आता है पब्लिक अवेयरनेस, मतलब लोगों को भी पता चलेगा। आज आपको पता चल गया होगा इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद कि अगर हमारी जो इंडिया है वो 4th लार्जेस्ट कंट्री है, तो नॉमिनल जीडीपी में है, पर कैपिटा इनकम में नहीं है। मतलब हमें पर कैपिटा इनकम में बहुत काम करने की जरूरत है। लोगों को आप बेवकूफ नहीं सरकार बना सकते, क्योंकि लोगों ने इकोनॉमिक्स करी है ना, राइट। तो पब्लिक अवेयरनेस जो होता है लोगों को में बढ़ता है। लोग समझते हैं कि सरकार क्या बोल रही है, सरकार को क्या करना चाहिए, सरकार को क्या नहीं करना चाहिए, पता होता है, तो उनको अवेयरनेस होता है अपने इकोनॉमिक्स कंडीशन की, हमारी जो अर्थव्यवस्था है हमारे भारत की, उनको पता होता है। ये है ये परफॉर्मेंस इंडिकेटर, मतलब कि हमारा देश कितना वृद्धि कर रहा है ये भी बताता है पर कैपिटा इनकम। परफॉर्मेंस, किस चीज में अच्छा कर रहे हो, नॉमिनल जीडीपी में कर रहे हो, रियल जीडीपी में कर रहे हो, क्या पर कैपिटा इनकम में कर रहे हो, परफॉर्मेंस, आप कहाँ पर लैग कर रहे हो, कहाँ पर ग्रोथ कर रहे हो, सब बताता है, राइट। ये है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, मतलब कि मान लो कि
कोई भी, मैं थोड़ा सा धीरे बोलती हूँ, मतलब कि स्पीडली धीरे बोल रही हूँ। परफॉर्मेंस इंडिकेटर मतलब कि आपका क्या, आपने कितना ग्रोथ किया है, दैट इज परफॉर्मेंस इंडिकेटर, राइट, वो परफॉर्मेंस इंडिकेटर होता है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, लेट सपोज कि अगर कोई भी रीजन, कोई भी देश ज़्यादा विकास नहीं कर रहा है तो वहाँ पर सरकार बजट एलोकेट कर सकती है, एलोकेट मतलब दे सकती है, तो उसको इन्वेस्टमेंट डिसीजन बोलेंगे, राइट, ये है। सोशल वेलफेयर मतलब सामाजिक कल्याण कर सकती है सरकार, मतलब कि सामाजिक कल्याण जहाँ पर लेट सपोज स्टूडेंट कि हमें पता है कि जब लिटरेसी रेट की बात करें तो लिटरेसी रेट केरला में बहुत अच्छा है, लेकिन बिहार में लिटरेसी रेट कम है, तो हम क्या करेंगे, हम ज़्यादा वेलफेयर या ज़्यादा काम कर सकते हैं बिहार पर। ओके, ये चीज़ होती है। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं, जो सेक्टर ऑफ सोसाइटी हैं, उनमें हम पैसा दे सकते। बोलोगे मैम पैसा कैसे देंगे, स्कीम से, योजनाएं से देंगे। जो भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनको हम फोकस कर सकते हैं। अब देखो एक एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, पीडीएस सबने सुना होगा, वही वाली। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ना पहले सबको दिया जाता था, लेकिन अभी जब देखोगे तो अंत्योदय अन्न योजना आया है। अब क्या होता है कि जिनको जरूरत है, जिसको टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन भी बोला जाता है, तो जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी की जरूरत है, जिसको हमें बिलो पॉवर्टी लाइन से अब पॉवर्टी लाइन लेके जाना है, हम उस पर फोकस कर सकते हैं। तो यस, इनकम का, आय का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, स्कीम से कर सकते हो, जो इनइक्वालिटी अंतर है। अब देखो ना स्टूडेंट, हमारे देश में भी बहुत, हमारे देश में तो अंतर है ही, अगर हम स्टेट में देखें उसमें भी बहुत अंतर है। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट बहुत डेवलप्ड है, बहुत डिस्ट्रिक्ट बहुत लेस डेवलप्ड है, हिमाचल में भी देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ है। तो चाहे वो यूनियन गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है, वो पर कैपिटा के इनकम अपनी योजनाएं बना सकती हैं। तो ये सब की वजह से हम क्या बोल सकते हैं, प्रति व्यक्ति आय बहुत बेस्ट है। तो यस स्टूडेंट, बेस्ट है, क्योंकि इन सब का इसका बेनिफिट होता है, ठीक है, बेनिफिट होता है। चलो आगे नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे स्टूडेंट। अगर आपसे पूछा जाता है कि नेशनल इनकम को कौन कौन से मेथड से क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, कौन कौन से मेथड से कैलकुलेट करते हैं, तो वो हमारे पास 3 विधि है। आपको नाम पता होना चाहिए, बहुत डिटेल में मैं आपको नहीं करवाऊंगी, लेकिन हाँ आपको नाम पता होना चाहिए कि जो है नेशनल इनकम का कैलकुलेट करने का कौन कौन सी विधि होती है, राइट। 3 विधि होती है। इनकम मेथड होता है, एक्सपेंडिचर मेथड होता है, प्रोडक्शन आउटपुट, या इसको वैल्यू एडेड मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इसको वैल्यू एडेड मेथड भी बोलते हैं, एडेड भी मेथड बोलते हैं, ठीक है, ये चीज है। ओके, ये है। तो इनकम हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया, प्रोडक्शन आउटपुट, वैल्यू एडेड मेथड होता है। इनकम में क्या होगा, किसी को आय दे रहे होंगे तो आय किस फॉर्म में देंगे, तो बोलोगे मैम हम ना सैलरीज के फॉर्म में, बिल्कुल वेज के फॉर्म में दे देंगे स्टूडेंट। इसको प्लस कर लिया, इसको प्लस प्लस कर दिया, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट दोगे स्टूडेंट। इंटरेस्ट क्या होता है, अगर बैंक में हम पैसा डिपॉजिट करते हैं उसमें इंटरेस्ट आता है ना, तो वही इंटरेस्ट हो गया। पर क्या होगा, अगर हमारे पास जमीन है तो क्या उस पर रेंट आता है, तो यस रेंट आता है, इसको ऐड कर दिया। प्लस एक क्या हो गया, प्रॉफिट, मतलब कि अगर हम बिजनेसमैन हैं, हम ना बिजनेसमैन हैं, तो हमें प्रॉफिट लाभ आ रहा है, ये है। तो जब हम इनको ऐड कर लेते हैं तो वो इनकम विधि होता है स्टूडेंट। मैं बहुत सिंपल में आपको मैंने ये बताया है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, राइट, ये है। फिर आता है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा। खर्चा में याद रखिएगा स्टूडेंट, फाइनल अंतिम चीजें होनी चाहिए, चाहे वो कंज्यूमर मीन्स कंजम्पशन कर रहा है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रहा है, चाहे आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो, इन सबको जब हम ऐड कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे, जोड़ देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर मेथड। और ये फाइनल होगा, याद रखिएगा फाइनल, क्योंकि पहले ही हमने आपको बताया था कि इंटरमीडिएट कभी भी कैलकुलेट नहीं होता, क्या इंक्लूड होता है,
फाइनल इंक्लूड होता है। तो बोलोगे मैम ये तो जीडीपी का फॉर्मूला है। यस स्टूडेंट, ये जीडीपी का ही फॉर्मूला है। और हमारे इंडिया में जो हमारी डिपार्टमेंट है, हमारी मिनिस्ट्री है जो कि नेशनल इनकम कैलकुलेट करती है, वो इसी विधि को लेती है, इसी विधि को वो कंसिडर करती है, राइट। ये वही मेथड है, तो उसी को हम एक्सपेंडिचर मेथड मीन्स इसको हम व्यय विधि बोलते हैं, समझे, ये चीज है। अब ये प्रोडक्शन आउटपुट या इसको वैल्यू एडेड मेथड बोलते हैं। तो इसका क्या होता है स्टूडेंट कि लेट सपोज कि एक आइसक्रीम 100 रुपए की बनी है ना, आइसक्रीम 100 रुपए की बनी, तो उसमें जो रॉ मटेरियल लगा, जो कच्चा वस्तु उसमें लगी है, इनपुट जो लगा है, उसको हम माइनस कर देते हैं। क्यों माइनस करते हैं? क्योंकि पहले ही मैंने आपको बताया था कि जो भी इंटरमीडिएट गुड्स होता है उसको माइनस कर देते हैं। तो ये स्टूडेंट, तो जो टोटल वैल्यू एडेड आया, टोटल वैल्यू एडेड आया, उसमें इंटरमीडिएट गुड्स क्या होंगे? जो कि कच्चा वस्तु है उसको हम माइनस करेंगे। अगर आइसक्रीम हमारे 100 रुपए का बना है, आइसक्रीम हमारा 100 रुपए का बना है, जिसमें से 50 रुपए हमारा शुगर लगा है, तो इसको हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। सिर्फ 50 रुपए में ही हमारा ऐड होके आएगा। बोलोगे मैम माइनस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि शुगर इंडिविजुअली ऐड हो रहा है, तो शुगर यहाँ पर भी ऐड होगा, तो वो डबल काउंटिंग, इंग्लिश में इसको कास्केडिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। कास्केडिंग इफेक्ट, आई एम रिपीटिंग, कास्केडिंग इफेक्ट भी इसको बोला जाता है। डबल काउंटिंग नहीं याद होता है, डबल काउंटिंग याद रहेगा, याद कर लीजिएगा। तो प्रोडक्शन आउटपुट वैल्यू एडेड मेथड ये होता है, और ये 3 विधि से हम इसको कैलकुलेट करते। 3 विधि आपने याद रखना है, यहीं पर इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है। एक बार इस पर नजर डाल लेते हैं स्टूडेंट। फॉर्मूला इंग्लिश में ही करके जाइएगा स्टूडेंट, इतना ध्यान रखिएगा कि जीवीए को हम जो आउटपुट मतलब एक सामान बन के आया है, उसको हम माइनस कर देंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो हमारे पास प्रोडक्शन विधि आ जाएगी। फिर वेज, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, मिक्स्ड इनकम क्या होता है स्टूडेंट, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। मान लो कि क्वेश्चन पूछा जाता है, मिक्स्ड इनकम होता है स्टूडेंट कि लेट सपोज कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, है ना, मेरा खुद का कोचिंग सेंटर है, मैं बिजनेसमैन हूँ, तो मैं वेज दे रही हूँ, मैं रेंट दे रही हूँ, मैं इंटरेस्ट भी दे रही हूँ, और प्रॉफिट भी मेरे को आ गया है, ठीक है। फिर उसके बाद मुझे पैसा भी तो मिलेगा, सबको दे के कुछ पैसा मेरे पास बचा, तो जो पैसा मेरे पास बचा, जिसको सेल्फ बोलते हैं, मिक्स्ड इनकम बोलते हैं, और इसको कुछ और एक नाम से बोला जाता है, मैं भूल रही हूँ, मिक्स इनकम बोलते हैं, को नाम से बोला जाता है, मुझे याद आएगा तो मैं बताऊंगी। तो जो पैसा सबको दे के बच गया ना मेरे पास, उसी को मिक्स्ड इनकम बोलेंगे, ठीक है, ये है। फिर उसके बाद सी कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, जी दिख रहा है ना आप लोगों को, हाँ, x माइनस एम, तो ये क्या हो जाएगा? आपका व्यय विधि हो जाएगा। हिंदी इंग्लिश में दोनों में समझा दिया है स्टूडेंट, ठीक है, ये चीज़ है। चलो नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है और कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड नहीं होता है। जैसे स्टेटमेंट में आपको पूछा जा सकता है, जो हाउस वाइफ होती हैं, जो हाउस वाइफ काम करती हैं, हमारी मम्मियाँ काम करती हैं, हम ही काम करते हैं। अच्छा, हाउस वाइफ ने हाउस हस्बैंड भी हो सकता है, राइट, ये है। तो जो भी हाउस में काम कर रहा है एज अ हस्बैंड, एज अ वाइफ, तो वो जो काम कर रहे हैं, क्या वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है? कभी नहीं इंक्लूड होता है। तो आप बोलोगे मैम क्यों नहीं इंक्लूड होता है? तो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने डिसाइड किया था कि हम इंक्लूड करेंगे, लेकिन यहीं पर बात आ जाती है स्टूडेंट कि जो मम्मियाँ होती हैं, जो हमारे अगर पापा हस्बैंड वाइफ होते हैं, तो वो जो घर में काम करते हैं एज अ हाउस हस्बैंड, एज अ हाउस वाइफ, अगर घर में काम कर रहे हैं तो अपनी फीलिंग से, एक इमोशन से काम करते हैं, और वो फीलिंग और इमोशन को पैसे में नहीं डिनोट कर सकते हो, है ना, पैसे में डिनोट नहीं कर सकते हो। इसीलिए बच्चे, जो हमारा हाउस वाइफ का इनकम होता है, डोमेस्टिक सर्विस भी लिख सकते हो, डोमेस्टिक सर्विस जो है वो इंक्लूड नहीं होता है। जो भी सहायक सामग्री होती हैं, मीन्स जिसको हम रॉ मटेरियल इनपुट की तरह यूज कर रहे हैं, वो भी इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है।
सेकेंड हैंड गुड, जो एक बार आप चीज़ लेके आए और दोबारा उसका इस्तेमाल किया और बेचने गए, बेचने मतलब कि जब एक बार पहली बार खरीदा उसको फर्स्ट हैंड बोलते हैं, उसी को दोबारा बेचने गए तो उसको सेकेंड हैंड बोल देंगे। तो ये स्टूडेंट सेकेंड हैंड जो बेच बाय सेल करते हैं उसको इंक्लूड नहीं किया जाता है नेशनल इनकम में। क्यों? क्योंकि डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम होती है, दोहरी गणना ना हो जाए, इसीलिए उसको इंक्लूड नहीं करता है। समझे? बहुत अच्छे। अब एक और चीज, एक ट्विस्ट है, मैं आपको बताती हूँ। हम डोमेस्टिक सर्विस मतलब जो हमारी मम्मियाँ काम कर रही हैं उनके हम ना जो भी इमोशन से काम करती हैं वो इंक्लूड नहीं करते हैं नेशनल इनकम में। लेकिन अगर मेड आ जाती हैं वहीं पर, या ड्राइवर आ जाता है, या प्राइवेट ट्यूटर क्या होता है, घर में हम कोचिंग दे रहे हैं तो वो ना इंक्लूड होता है, याद रखिएगा। मेड, ड्राइवर, प्राइवेट ट्यूटर इंक्लूड होगा, लेकिन जो हाउस वर्क है, किचन गार्डनिंग है, वो इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, समझ आया? ये है। तो क्या इंक्लूड होता है? एक तो जो भी पैसा हम मॉनेटरी वैल्यू में लेके आ रहे हैं वो तो इंक्लूड होगा। फिर कमीशन और ब्रोकरेज, ब्रोकर जो होता है स्टूडेंट, मतलब कि जो बिचौला होता है, अगर वो कमीशन लेता है बीच में तो उसका हम पैसा इंक्लूड करते हैं क्योंकि ये रजिस्टर होते हैं। ठीक है, ये है। फिर होता है इम्प्यूटेड वैल्यू, इसको ध्यान से समझिएगा, इसको मैं 2 बार समझाऊंगी। ठीक है, इसको समझ लीजिएगा। तो जो भी चीज़ें होंगी ना मैं 2 बार समझा दिया करूंगी ताकि आपको समझ आ जाए। तो लेट सपोज मेरा ना, मैं जहाँ रहती हूँ मैंने चार फ्लोर का घर खरीद लिया। देख लो, 4 फ्लोर का घर खरीद लिया। 3 फ्लोर में मैंने सोचा सब में तो रह नहीं पाऊंगी, 3 फ्लोर में हम ना रेंट चढ़ा देते हैं। मैंने सोचा रेंट चढ़ा देती हूँ। ठीक है, एक मैं खुद रहूंगी स्टूडेंट, तो ये जो मैं खुद रह रही हूँ उसको इम्प्यूटेड बोलेंगे। मैं जो खुद रह रही हूँ उसको क्या बोला जाएगा? इम्प्यूटेड। फिर से बता रही हूँ कि 4 फ्लोर का मैंने घर खरीदा, 3 फ्लोर पर मैंने रेंट चढ़ा दिया, 1 फ्लोर पर मैं खुद रह रही हूँ। राइट, तो जो खुद रह रही हूँ उसको हम क्या बोलेंगे? वो इम्प्यूटेड रेंट बोलेंगे। राइट, इम्प्यूटेड रेंट बोलेंगे। तो क्या जो इम्प्यूटेड रेंट होगा, क्या वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा? यस स्टूडेंट, इंक्लूड होगा, इंक्लूड होगा। ठीक है, कहीं और रहती तो मैं रेंट देती, तो रेंट जब इंक्लूड हो रहा है तो जो मैं रह रही हूँ वो भी है, और यहाँ पर टैक्स वगैरह भी लगता है, तो यस वो रजिस्टर होते हैं, घर रजिस्टर होते हैं, तो यस इम्प्यूटेड रेंट भी इंक्लूड होता है। ठीक है, ये है। अब समझिएगा, एक होता है इन्वेंट्री। क्या होता है? इन्वेंट्री। और एक क्या है? एक है इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट देखो, ये स्पेलिंग देखो, सहायक सामग्री, और एक क्या है? इन्वेंट्री है। ये देखो, पहले तो ये समझो इन्वेंट्री क्या होता है स्टूडेंट? ये स्टॉक होता है। स्टॉक, स्टॉक क्या होता है? एक प्रोड्यूसर है, मेरा बिजनेस है, मैं बिजनेसमैन हूँ, और मैंने ना, मेरा बिजनेस है कैंडल बनाने का। लेट सपोज कैंडल बनाने का बिजनेस है, तो मैं ना बहुत सारे वैक्स लेके आ रही हूँ। राइट, बहुत सारे इक्विपमेंट है, मतलब कि मोल्ड होता है, वो सब है। तो जो मोल्ड है, जो वैक्स है, वो क्या है? रखा हुआ है। मैंने रखा हुआ है कि एकदम से डिमांड आएगा तो एकदम से मैं कैंडल बना के सप्लाई कर दूंगी। तो जो रखा हुआ है ना स्टूडेंट, जो एज अ इनपुट मेरे साइड में रखा हुआ है, वो इन्वेंट्री होता है, और वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है। वो रखा हुआ है, लेकिन जब मैं कैंडल बना रही हूँ और उसमें जब मैं इनपुट कोई लगा रही हूँ, वैक्स लगा रही हूँ, तो वो इंक्लूड नहीं होता। मतलब एक चीज़ बन गया है, उसमें इनपुट जो लगा उसको माइनस कर देते हैं, लेकिन जो अभी रखा है उसको मैंने इस्तेमाल में नहीं लेके आई हूँ, वो इन्वेंट्री होता है। इन्वेंट्री इंक्लूड होता है बच्चे, लेकिन इंटरमीडिएट कभी भी इंक्लूड नहीं होता है। ये सामान बना गया है, आइसक्रीम आ गई है, आइसक्रीम बन गया है, उसमें आइसक्रीम बनने में क्या क्या लगा है वो इंक्लूड नहीं होगा। लेकिन आइसक्रीम की सामग्री रखी हुई है, अभी सामग्री रखी हुई है, हमने इस्तेमाल नहीं किया है, तो इन्वेंट्री होगा, और इन्वेंट्री इंक्लूड होगा। ठीक है, तो स्टॉक जो है वो इंक्लूड होगा, ये चीज़ है। क्लियर है? ओके, ये है क्लियर। तो फिर से देख लेते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स इंक्लूड नहीं होता है, सेकंड हैंड गुड इंक्लूड नहीं होता है, मम्मी जो काम करती हैं, अगर पापा काम करेंगे वो इंक्लूड नहीं होगा। कमीशन जो होता है, बिचौला होता है, वो कमीशन खाता है, वो इंक्लूड होता है। इम्प्यूटेड, जब आप
किसी और को ना दे के रेंट पर खुद रह रहे हो, उसको इम्प्यूटेड, इम्प्यूटेड का मतलब ही सेल्फ होता है, वो इंक्लूड क्या होगा स्टूडेंट, इम्प्यूटेड रेंट जो होगा वो इंक्लूड होता है। और इन्वेंट्री, इन्वेंट्री नॉर्मली भी आपसे पूछा जाएगा, स्टॉक जो चीज़ें रखी हैं अभी एज अ इनपुट, तो उसको हम इंक्लूड करते हैं नेशनल इनकम में। मैंने आपको बोला कि पर कैपिटा इनकम बहुत अच्छा है, प्रति व्यक्ति आय बहुत अच्छा है, और जीडीपी अच्छा नहीं है ना, सकल घरेलू उत्पाद अच्छा नहीं है। किसी भी कंट्री की वेलफेयर मुझे देखनी है तो, है ना, किसी भी कंट्री की वेलफेयर देखनी है तो ये अच्छा नहीं है। तो आप बोलोगे या बोल सकते हो, अभी तो आप बोल नहीं सकते ना, तो अब बोल सकते थे मैम क्यों नहीं है, लिमिटेशन क्यों है इसमें जीडीपी में, तो इसीलिए है स्टूडेंट क्योंकि इसकी नॉन मार्केट ट्रांजेक्शन, समझिए इसको ना नोट्स में डिटेल में होगा, यहाँ मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, समझिए चीजों को, रटिएगा नहीं। नॉन मार्केट ट्रांजेक्शन, एक होता है मार्केट ट्रांजेक्शन, मार्केट ट्रांजेक्शन मतलब मनी, जो मनी के फॉर्म में होता है वो जीडीपी में इंक्लूड होता है। जो पैसे के फॉर्म में नहीं होगा, जब पैसे के फॉर्म में नहीं होगा तो मैं उसको नॉन मार्केट ट्रांजेक्शन बोल सकती हूँ। ट्रांजेक्शन का मतलब लेन देन होता है, ठीक है। तो नॉन मार्केट ट्रांजेक्शन जो होगा स्टूडेंट वो हमारी जीडीपी में इंक्लूड नहीं होता है। जो बोलोगे मैम एग्जाम्पल दो, हाँ बिल्कुल देते हैं, जैसे फीलिंग हो गया, इमोशंस हो गया, वो तो हम मनी के फॉर्म में नहीं लिखते हैं ना, तो जो नॉन मार्केट ट्रांजेक्शन होता है वो कभी भी जीडीपी में इंक्लूड नहीं होता है, इसीलिए जीडीपी अच्छा नहीं होता है। तो यहाँ लिख देते हैं जैसे फीलिंग हो गया, इमोशन हो गई, है ना, ये इंक्लूड नहीं होता है, इसीलिए हम जो है जीडीपी अच्छा नहीं है। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, ये सिर्फ एग्रीगेट बताता है, टोटल बताता है ना, टोटल बताता है स्टूडेंट, ये स्पेसिफिक नहीं बताता है, स्पेसिफिक नहीं बताता है। ये सिर्फ ये देखता है कि टोटलिटी, अगर 2% ऑफ पॉपुलेशन अगर टैक्स पे कर रही होंगी हमारा जीडीपी बढ़ के आएगा। उसका क्या स्टूडेंट, जो गरीब है ना, जो गरीब है उनका क्या, तो जो स्पेसिफिक जो होते हैं ना उनका इंक्लूड नहीं करता है जीडीपी, इसीलिए जीडीपी अच्छा नहीं है। ये एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को नहीं बताता है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या होता है स्टूडेंट, कि लेट सपोज कि मैं इंडस्ट्री मैंने खोला है और इंडस्ट्रीज खोल के बहुत ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज को उत्पादन कर रही हूँ, और मैंने आपको बताया है जब भी इंडस्ट्रीज होगी, उत्पादन होगा, गुड्स एंड सर्विसेज बनेगी तो जीडीपी में इंक्लूड होगा। लेकिन मेरे इंडस्ट्रीज से आसपास के लोगों को पोल्यूशन जा रहा है, लोगों की हेल्थ खराब हो रही है ना, ये तो इंक्लूड नहीं करेगा ना जीडीपी। यस स्टूडेंट, कि अगर कोई भी उत्पादन करते हो और उससे कुछ हानि हो रहा है, वातावरण को हानि हो रहा है, वो इंक्लूड नहीं करता, इसीलिए जीडीपी अच्छा नहीं है। क्या है, जीडीपी अच्छा नहीं है। इनफॉर्मल सेक्टर, हमने ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर बताया था आपको, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है वो रजिस्टर हैं, सरकार के पास डाटा है, तो वो तो जीडीपी ले लेता है। इनफॉर्मल सेक्टर जो कि वेंडर है, ठेले वाला है ना, वो बहुत इनकम कमाता है। चाय वाला देख लो इतना का पैसा कमा रहा है, क्या उसकी वो टैक्स देता है, नहीं देता है। क्या वो रजिस्टर है, वो रजिस्टर नहीं है। और इनफॉर्मल मीन्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है स्टूडेंट उसका इनकम इंक्लूड नहीं होता है, इसीलिए जीडीपी अच्छा नहीं है, ठीक है। ये है वेलबिंग और हैप्पीनेस, मेरे पास पैसा है लेकिन मैं पैसे से खुशी नहीं हूँ, मुझे खुशी नहीं मिल रही है, तो ये तो पैसे को इंक्लूड करेगा लेकिन खुशी, हैप्पीनेस को इंक्लूड नहीं करेगा, ठीक है। हैप्पीनेस, खुशी को, हैप्पीनेस कितनी है ये नहीं इंक्लूड करता। आप बहुत पैसे हो, बहुत अमीर हो, लेकिन आप अंदर से बहुत ज्यादा दुखी हो, तो दुखी चीजों को ये इंक्लूड नहीं करता, क्या, जीडीपी, ठीक है। ये नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड है, समझिए। नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज, एक्सटर्नलिटीज का मतलब होता है, एक्सटर्नलिटीज का मतलब होता है कि आप कुछ कर रहे हैं तो उसकी वजह से सब लोगों को क्या इफेक्ट हो रहा है। अब इस क्लास में कुछ ऐसे बच्चे थे जो कि गलत गलत कमेंट कर रहे थे, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट को इफेक्ट हुआ है ना, हुआ है, बहुत हुआ है। तो आपकी कोई एक्टिविटी से किसी और को क्या इफेक्ट हुआ है, वही को बोलते हैं एक्सटर्नलिटीज। वो पॉजिटिव भी हो सकता था, लेकिन आप लोग उसका पॉजिटिव भी यूज कर सकते थे, लेकिन आप लोगों ने नेगेटिव यूज किया, तो नेगेटिव मतलब खराब होगा। खराब मीन्स सिगरेट, एग्जाम्पल इकोनॉमिक्स में नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज का एग्जाम्पल है सिगरेट।
आपने सुना ही होगा सिगरेट जो पीता है उसको इतना नुकसान नहीं होता है, लेकिन जो आसपास वाले होते हैं उसको ज़्यादा नुकसान होता है। तो अगर कोई भी आप एक्टिविटीज़ कर रहे हो, लेट सपोज इंडस्ट्रीज बना रहे हो, उससे आसपास के लोगों को इफेक्ट हो रहा है, उसकी हेल्थ खराब हो रही है। जैसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ स्टूडेंट, कि आपको पता है कि झारखंड से बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर चीज़ें आती हैं। तो न्यूक्लियर तो आ रहा है, ठीक है, ये वहाँ से हमें पता चल रहा है कि हम बहुत ज़्यादा पावरफुल कंट्री है, लेकिन आप देखोगे झारखंड में वहाँ पर जहाँ से न्यूक्लियर लाया जा रहा है वहाँ के लोगों का बहुत खराब हालत है, उनमें बहुत ज़्यादा डिसेबिलिटीज़ है, वो तो नहीं देखा जा रहा है ना। तो वो क्या है, कोई भी एक्टिविटीज से अगर किसी थर्ड पर्सन को इफेक्ट हो रहा है वो जीडीपी इंक्लूड नहीं करता है, इसीलिए ये अच्छा नहीं है, जीडीपी अच्छा नहीं है। एग्जाम्पल, नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज का एग्जाम्पल है सिगरेट, पोल्यूशन, ये सारा, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म मेजर बताता है क्योंकि ये एनुअल ग्रोथ बता रहा है, एक फाइनेंशियल ईयर बता रहा है, आने वाले 10 साल में हम कितना वृद्धि करेंगे, लॉन्ग टर्म विजन कुछ नहीं बता रहा है, ठीक है, नहीं बता रहा है, शॉर्ट टर्म बता रहा है। और इकोनॉमी में शॉर्ट टर्म मतलब एक साल, 1 एनुअल ईयर को हम शॉर्ट टर्म से डिनोट करते हैं। जब भी शॉर्ट टर्म होना तो समझ जाना ये एक साल की बात कर रही है मैडम, ठीक है, ये चीज़ है। तो जीडीपी अच्छा नहीं है स्टूडेंट, क्योंकि देख लीजिए एक बार, इसको नज़र डाल लीजिए, क्योंकि ये नॉन मार्केट ट्रांजेक्शन को इंक्लूड नहीं करता है। नॉन मार्केट मतलब फीलिंग, इमोशन को इंक्लूड नहीं करता है। ये डिस्ट्रीब्यूशन जो आय वितरण है इसको इंक्लूड नहीं करता है। एनवायरमेंटल, वातावरण पर क्या प्रभाव कर रहा है ये इंक्लूड नहीं करता है। जो ठेले वाला है, जो वेंडर है, उसको इंक्लूड नहीं करता है। वेलबींग, हैप्पीनेस को इंक्लूड नहीं करता है। नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज को ये इंक्लूड नहीं करता। ये शॉर्ट टर्म मेजर है, इसीलिए जीडीपी अच्छा कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। अगर मैं इसको करवा देती हूँ तो ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, है ना, बट मुझे डाउट भी लेने हैं आपके। कोई नहीं, मैं कल ही करवाऊंगी, डाउट लेना भी ज़रूरी है, ठीक है। बद्दी ले लो मैम हिमाचल में। अच्छा, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। चलो मैं आप ऑन कर रही हूँ आप लोगों को ना। चलिए देखो स्टूडेंट, आप लोग अननेसेसरी मैसेज मत करना, ठीक है, नहीं तो आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा, समझ रहे हो। अब ये लास्ट वार्निंग है, नहीं जो अननेसेसरी मैसेज करेगा उसको सच में ब्लॉक कर दिया जाएगा। एक स्टेप ले लिया है हिमाचल सिविल स्टाफ ने, और दूसरा स्टेप भी ले लेंगे, आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा, समझ लो, ठीक है। तो अब मैं ऑन कर रही हूँ, जिनका जेन्युइन डाउट है वो डाउट पूछेंगे, ठीक है, ओके। चलिए डाउट बताइए सभी। स्टॉक, स्टॉक नेगी स्टॉक होता है जो आप ना, जैसे कि एक प्रोड्यूसर है, अगर कोई चीज बनाने के लिए वो कच्चा माल रखा हुआ है ना, उसका अभी प्रोसेसिंग नहीं किया है, बनाया नहीं है, कोई चीज बनाया नहीं है, उसका रखा हुआ है साइड में, जो जैसे बोलते हैं कि गोदाम में ऐसे सुना होगा आपने, गोदाम ही बोलते होगे ना आप लोग भी। तो गोदाम में जो चीजें रखी उसको स्टॉक बोलेंगे, सिंपल। कौन सी कमीशन, कमीशन कौन सा बोल रहे हो? हाँ बिल्कुल बन सकते हैं, और कुछ से बने ना बने, आपको बजट सर्वे अच्छे से पढ़ के जाना है, बन सकते हैं। एनएनपी, टीसी, एमपी समझा दो मैम। आप स्टार्टिंग में नहीं थे, मैंने अभी दोबारा समझाया था मैम। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन मतलब सुचिता, आय वितरण, मतलब कि अगर एक रोटी है तो सब में कितना बराबर बढ़ रहा है। अगर हमारा इनकम 100 रुपये है तो सबका सबका क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या 2 लोगों का ही कंट्रीब्यूशन है या सबका कंट्रीब्यूशन है। तो जो जीडीपी है वो इनकम वितरण, सबका कंट्रीब्यूशन नहीं देखता, इससे सिर्फ 2 लोगों का। जो टैक्स पे करेगा वही क्या होगा, उसी को इंक्लूड करेगा, जो टैक्स नहीं पे कर रहा है उसको इंक्लूड नहीं करेगा, क्योंकि जीडीपी एट मार्केट प्राइस पर कैलकुलेट होता है, और मार्केट प्राइस आपको क्या बताता है, इनडायरेक्ट टैक्स, ये ध्यान रखिएगा। हाँ बिल्कुल आएंगे, पर कैपिटा इनकम के आपको उससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, लिमिटेशन से भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, जो पढ़ाया जा रहा है सब करेंगे, बाय गॉड बहुत सारे आ जाएगा। मैम चेंज इन स्टॉक बताइए। चेंज इन स्टॉक होता है इन्वेस्टमेंट। चेंज इन स्टॉक मतलब कि जो इनपुट था, जो गोदाम में चीजें थी उसको हमने बदल दिया, बदल दिया मतलब इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट मतलब कि हमने रख दिया, उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं।
ठीक है आरब, आपका डाउट क्लियर हो गया? अच्छा इतने सारे डाउट, एक मिनट। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन मतलब कि मुझे कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है। मतलब कि लेट सपोज कि अगर एक बच्चा मैं क्लास का ले रही हूँ, तो क्लास में बहुत सारे बच्चे को आ रहा है, बहुत सारे बच्चे को नहीं आ रहा है, तो जिनको नहीं आ रहा है मैं उनको देखूंगी। तो सरकार जब इन्वेस्टमेंट देखेंगी कि कौन सा सेक्शन ऑफ सोसाइटी डेवलप नहीं कर रही है, वृद्धि नहीं कर रही है, वहां पर वो इन्वेस्टमेंट का मतलब इंडस्ट्रीज वगैरह लगा सकती हैं। ठीक है, ये है नेगी। ठीक है, अब नॉमिनल जीडीपी ग्रेटर होगा रियल, क्यों मैम? जी ए और कब होगा? जब महंगाई होगी तो नॉमिनल जीडीपी ज्यादा होगा, जब महंगाई नहीं होगी, इन्फ्लेशन नहीं होगा, मुद्रास्फीति नहीं होगा, तो रियल आपका नॉमिनल जीडीपी जो है वो कम आएगा। जब भी इकॉनमी में महंगाई होगी, महंगाई मीन्स मुद्रास्फीति, तो नॉमिनल जीडीपी बढ़ के आएगा और रियल जीडीपी से। ठीक है, ये स्टॉक में फिनिश गुड इंक्लूड होगा? नहीं नहीं नहीं, स्टॉक वो गोदाम में रखा हुआ है कार्तिक, तो इंक्लूड नहीं होगा, राइट। ये है मैम, अगर स्टॉक इंटरमीडिएट का है तो वो इंक्लूड नहीं होगा नेशनल। हाँ, अगर वो स्टॉक नहीं बोलेंगे ना, फिर वो चीज़ें गलत हो जाएगी। मतलब कि कोई चीज़ बनाने में अगर इंटरमीडिएट मतलब कच्चा माल लगा है वो है, स्टॉक तो गोदाम में रखा हुआ है एज द इनपुट, तो वो इंक्लूड होता है। ठीक है, ये है मैम। जीडीपी में इनफॉर्मल सेक्टर इंक्लूड नहीं होता है, इसको ओवरकम करने के लिए मेंशन इकोनॉमिक्स में, ये जीडीपी के लिमिटेशन है। ओवर करने के लिए कौन सा मेथड बताया? देखो, अगर इनफॉर्मल सेक्टर को इंक्लूड नहीं किया जा रहा है तो उसको रजिस्टर करो। अगर वो रजिस्टर हो जाएगा स्टूडेंट, तो डाटा होगा तो उसका भी इनकम इंक्लूड होगा। तो बेस्ट इसका होता है, क्योंकि लिमिटेशन क्यों है? क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर को हम इंक्लूड ही नहीं करते जीडीपी में, क्योंकि वो रजिस्टर नहीं है। तो एक काम करो, रजिस्टर कर लो उसको, राइट। ये होता है। अच्छा मैम, चेंज इन स्टॉक बताइए दोबारा। चेंज इन स्टॉक मतलब कि स्टॉक जो है, जो आपका गोदाम में इनपुट रखा हुआ है, उसका चेंज हो रहा है। चेंज मतलब इन्वेस्टमेंट, तो चेंज इन स्टॉक यहाँ पर लिख देती हूँ। चेंज इन स्टॉक को इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। मतलब कि अब हमने उसको इस्तेमाल में लेके आ गए। स्टॉक याद रखना, स्टॉक मतलब रखा हुआ है, अब उसमें हमने बदलाव कर दिया है ना, चेंज कर दिया है, तो इन्वेस्टमेंट हो जाता है। तो चेंज इन स्टॉक को हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, स्टॉक रखा हुआ है, चेंज कर दिया है मीन्स इन्वेस्टमेंट कर दिया। ठीक है आरफ, अब आपको समझ आया होगा। एक मैंने कैंडल की चीजें रखी हुई है, अब मैं कैंडल बना रही हूँ, तो वो चेंज इन स्टॉक हो जाएगा, मतलब कि उसमें बदलाव हो गया है। ये फॉर्मूला होता है। मैम आपने बताया उत्तराखंड में ग्रीन जीडीपी, बट गूगल में छत्तीसगढ़ आ रहा है। उत्तराखंड में यूज हुआ है स्टूडेंट, अगर छत्तीसगढ़ में भी यूज होगा, लेकिन उत्तराखंड में भी यूज हुआ है। ठीक है, हुआ है। ठीक है मैम, होमवर्क डिस्कस कर लो आरबीआई। हाँ करती हूँ, पहले डाउट ले लो। ठीक है मैम, लिमिटेशन कंफ्यूज थी थोड़ा सा, ऐसे थोड़ा सा ओवरव्यू में बता दो। ठीक है बबीता, चलो मैं बताती हूँ, एक बार और डाउट ले लेती हूँ। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन मतलब इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, स्टूडेंट समझो ना, इनकम आय का हमने क्या वितरण करना है। तो हमारी कंट्री में जितनी पॉपुलेशन है सब में बराबर आय, मतलब कि सबका हो, सबका साथ सबका विकास, तो वही इनकम डिस्ट्रीब्यूशन होगा। सब में बराबर आय का वितरण होना चाहिए, उसको इनकम डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। प्रोडक्शन मेथड होता है उत्पादन। इसका जैसे उत्पादन क्या होता है कि अगर कोई चीज बनी है, आइसक्रीम बनी है, तो उसमें जो इंटरमीडिएट, जो कच्चा माल लगा है, उसको माइनस कर दोगे। आइसक्रीम 100 रुपए की बनी है, लेकिन आइसक्रीम बनाने में कितना इनपुट लगा है उसको माइनस कर दोगे, तो वो प्रोडक्शन वृद्धि हो जाएगी। ठीक है सुचेता, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन हो गया ना। जीवीए, पूजा जीवीए होता है जब हमें किसी पर्टिकुलर सेक्टर, एक सेक्टर, पर्टिकुलर मतलब एक, किसी एक सेक्टर की ग्रोथ देखनी है तो हम जीवीए बोलते हैं। जीवीए और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि हम हायर लेवल पर पढ़ते हैं, बेसिक प्राइस होता है, ये सब मैं आपको, अगर बहुत हाई लेवल की तैयारी कर ले होते हो तो मैं आपको बताती, बट सिंपल में बताया। जैसे मुझे एग्जाम्पल के, अगर मुझे एग्रीकल्चर का ग्रोथ देखना है तो मैं जीवीए देखूंगी। ठीक है, ये मैम हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, अभी बताऊंगी, अभी प्रिंस बताऊंगी। डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो, जब पर्टिकुलर पॉइंट पर एक एक, अभी अभी, एट अभी अभी कितना चीज है तो स्टॉक है। पूरे साल कितना था
अभी अभी मनी कितना है आपके पास, आरडी, अभी अभी आपके पास पैसा कितना है, तो वो स्टॉक हो जाएगा। पूरे साल कितना पैसा आपका था, तो फ्लो हो जाएगा। तो इकोनॉमी में बहुत सारे चर होते हैं जो कि एक पॉइंट पर मेजर किए जाते हैं, मापे जाते हैं, उसको हम स्टॉक बोलते हैं। पूरे साल का देखा जाता है, पूरे साल कितना प्रोडक्शन किया, तो वो फ्लो हो जाएगा। ये वेरिएबल आपको याद करने होंगे, ठीक है। ये है प्रोडक्शन, नेगी मैंने आपको बता दिया है, होप आप सबको समझ आ गया। इंटरमीडिएट और इन्वेंट्री एक जैसा, मैम इसमें डिफरेंस बताया मैंने अंजू। देखो, एक मैं कैंडल बना रही हूँ, ठीक है, एक कैंडल बना रही हूँ और एक कैंडल बनाने का सामान है, ठीक है। जो सामान है वो स्टॉक होता है, कैंडल बनाने में जो इनपुट लगा है वो इंटरमीडिएट होता है। जो सामान रखा हुआ है, वैक्स रखे हुए हैं, तो वो क्या हो जाएगा, आपको आपका स्टॉक हो जाएगा। लेकिन मैंने एक कैंडल बना दिया है, बनाने में मेरे वैक्स का कितना इस्तेमाल हुआ है, वो क्या हो जाता है, इंटरमीडिएट। जीवीए बता दिया है, ग्रॉस वैल्यू एडेड, पर्टिकुलर सेक्टर की ग्रोथ को जीवीए बोलते हैं। मैम वैल्यू एडेड मेथड जो जीवीए, हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल वीरेंद्र, जो वैल्यू एडेड मेथड है वो जीवीए का ही है, वो ग्रॉस वैल्यू एडेड का ही है वो। लेकिन इसमें ना वीरेंद्र बहुत ज़्यादा फॉर्मूला होता है, इसमें प्रोडक्शन प्रोडक्ट कॉस्ट देखते हैं, बेसिक प्राइस पर कैलकुलेट करते हैं, तो वही है, ठीक है। ये वही है ग्रॉस वैल्यू एडेड, वही है वीरेंद्र, एक मेथड भी है, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स, और मैं आपको बताऊं वीरेंद्र, जो हमारा एक्सपेंडिचर मेथड था और जो हमारा वैल्यू एडेड मेथड था, जो कि प्रोडक्शन, और मैंने आपको बताया प्रोडक्शन और आउटपुट विधि, वो दोनों भारत में यूज होता है, हमारा मिनिस्ट्री यूज करता है। अभी मैं मिनिस्ट्री का नाम भी आपको बताऊंगी, मॉस्पी उसको बोलते हैं, डिपार्टमेंट बताऊंगी आपको, वो यूज करते हैं, बिल्कुल करते हैं। मैम पढ़ो में डबल ट्रिपल प्राइस में क्यों मिलते हैं, अच्छा अच्छा, पहाड़ों में क्यों डबल, वहां पर देखो एनवायरमेंटल कॉस्ट भी तो होगा, जा रहे हो आप वहां, है ना। तो एक तो हमारा मैगी का प्राइस है वो नहीं मिलेगा, आप सिनरी एंजॉय कर रहे हो, तो सिनरी ऐसे आपको फ्री में थोड़ी ना मिल जाएगा, वो सिनरी का भी तो कॉस्ट उसमें इंक्लूड होगा, वो होता है, इसीलिए इसीलिए वहां पर महंगा होता है। कि इसको ना बोलते हैं हिडोनिक प्राइसेस, इकोनॉमिक्स में बहुत हाई लेवल चला जाता है। मतलब कि मैगी ठीक है, मैगी आप यहाँ खा लो, और मैगी आप वहां पर पहाड़ों को एंजॉय करके खा रहे हो, तो जो आप देख रहे हो सीनरी की ब्यूटी देख रहे हो, ब्यूटी का भी तो कॉस्ट लगेगा ना स्टूडेंट, तो उसमें जो मैगी का प्राइस में वो कॉस्ट होता है, वो ब्यूटी कॉस्ट भी होता है, ये होता है। नहीं नहीं नहीं, ब्यूटी कॉस्ट भी होता है, ठीक है। थैंक यू मैम, ओके मैम। रिश्वत ऐड होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि वो रजिस्टर्ड है, जिसका डाटा होता है स्टूडेंट वो ऐड होता है, जिसका डाटा नहीं होता उसको ऐड नहीं करता है। देखो स्टूडेंट, आप लोग मैसेज नहीं करोगे, मैं जवाब दूंगी लेकिन आप लोग नहीं दोगे। मैम रियल जीडीपी में इमोशन हैप्पीनेस नहीं होता ना, जीडीपी वर्ड आ जाएगा ना, वीवो जीडीपी वर्ड आ जाएगा, तो नहीं इंक्लूड होता है इमोशन। सिर्फ जीडीपी आपको सिर्फ मॉनेटरी वैल्यू, गुड्स एंड सर्विसेज आप कितने पैसे में कर रहे हो, मॉनेटरी वैल्यू बताता है। इट इज पॉसिबल दैट यू कैन ऑल्सो एक्सप्लेन द बजट टू क्लास। अभी परमजीत एक्सप्लेन मैं करूंगी बजट की स्टैटिक, ठीक है, फिर मैं यूनियन बजट आपको करवा दूंगी, करवाऊंगी, शांति रखो, सब करवाया जाएगा, ठीक है। यस, हाँ यूनियन यूनियन वाला मैं करवाऊंगी, लेकिन पहले उसके लिए आपको स्टैटिक आना चाहिए, तो पहले स्टैटिक कर लो, फिर उसके बाद हम करेंगे करंट बजट। नहीं नहीं रेडमी प्लीज, आप इस चीज का मैसेज मत करो कि नोट्स इंक्लूड नहीं हुए, सबके नोट्स इंक्लूड होते हैं, टाइम पर होते हैं, तो प्लीज ऐसे मत करो, प्लीज स्टूडेंट, रिक्वेस्ट है। हाँ इकट्ठे हो जाते हैं प्लीज। पॉलिटिकल बाउंड्री जो आपको दिख रहा है लाइन, जो पॉलिटिकल बाउंड्री आपको लाइन दिख रहा है, और डोमेस्टिक बाउंड्री में स्टूडेंट बहुत सारी इंक्लूड होती हैं, जैसे कि अगर कोई भी इंडिया का फिशरमैन है, वो फिश पकड़ के लेके आ रहा है, उसको भी इंक्लूड करते हैं। हमारी कोई एम्बेसी है, बाहर गई है, तो उसको भी इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि मैंने आपको बहुत डिटेल में नहीं करवाया है। तो पॉलिटिकल में जो आपको लाइन दिख रहा है, इंडिया इंडिया दिख रहा है, लेकिन और भी जा रहे, जैसे एम्बेसी हो गया, जैसे ऑयल रिग होते हैं, उन सबको इंक्लूड किया जाता है, जो कि मैं सोच रही थी कि आपको बताऊंगी, लेकिन आप
आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिटेल नहीं आएगा तो इसको अभी रहने दो, ठीक है। यस मैम, आपके एकेडमी में इंटरव्यू दे सकते हैं? किस चीज़ के? आप क्रैक कर लो फिर इंटरव्यू देने आ जाना। मैम इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन मैं आपको अमन बताऊंगी ये चैप्टर इन्फ्लेशन में। इन्फ्लेशन मीन्स महंगाई होता है, डिफ्लेशन मीन्स मंदी होता है, तो शॉर्ट में बताया, लेकिन इसका भी इकोनॉमिक्स में डेफिनेशन होता है। ओके स्टूडेंट, तो मेरी नेक्स्ट क्लास है बजट, हाँ मैं बजट करवाऊंगी, नेक्स्ट क्लास है तो कल मिलती हूँ मैं। होप आप सभी को अच्छे से समझ आएगा। नोट्स टाइम पर अपलोड हो रहे हैं स्टूडेंट, तो प्लीज़ आपको अच्छे से चेक किया करो, फिर आप मैसेज ड्रॉप किया करो कुछ भी, ठीक है। चलो ओके।